ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। कैसे इस ऑपरेशन ने चाइना और रशिया की इंटेलिजेंस को चकमा दे दिया, उनको घुटनों पर ला के रख दिया। और कैसे इस ऑपरेशन ने ये बताया कि यूएसए की स्ट्रेटेजी, यूएसए का मिलिट्री माइट काफ़ी आज भी वो दुनिया के अंदर नंबर 1 है। और ऐसे बड़े ऑपरेशन सिर्फ यूएस ही करने का दम भर सकता है। तो इस ऑपरेशन के बारे में हम A to Z डिटेल पूरी जानेंगे, और टाइम स्ट्रैप्स के साथ में ईरानियन टाइम के हिसाब से मैं इस ऑपरेशन की सारी डिटेल्स आपको दूंगा। तो देखिए, स्टार्टिंग होती है लगभग ईरानियन टाइम से हम देखें तो सुबह 8:30 बजे। सुबह 8:30 बजे अमेरिका का ये वाइटमैन एयरफोर्स बेस है। ये एयरफोर्स बेस काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि जितने भी महंगे वेपन्स हैं, महंगी अमेरिकन वेपनरी है, वो इस एयरफोर्स बेस पर पार्कड रहती है। स्पेशली जो B-2 बॉम्बर्स इस मिशन के अंदर यूज़ किए गए, और एक नहीं टोटल 14 बॉम्ब्स जो है वो यूएस ने ईरान के ऊपर गिराए। तो ये जो पूरा एयरफोर्स बेस है, ये अमेरिका के एक तरीके से आप देखो तो पूरा बीचों बीच लोकेटेड है। यानी कि मिजूरी स्टेट सबसे बीच की स्टेट यूएस की मानी जाती है, तो ये वहाँ पर लोकेटेड है। अब होता ही है कि सुबह 8:30 बजे ईरानियन टाइम के हिसाब से यहाँ से 7 B-2 बॉम्बर्स वेस्ट की तरफ को निकलते हैं। ठीक है, यानी कि पैसिफिक रूट पर निकलते हैं। 7 B-2 बॉम्बर्स होते हैं, उनके साथ 3 से 4 टैंकर्स भी होते हैं, फ्यूल टैंकर्स। एक पूरा फ्लीट जो है, एक पूरा पैकेज जो है वो यहाँ से निकलता है। ठीक है, और उसी के साथ में क्या होता है कि एक पूरा जो 7 B-2 बॉम्बर्स, और जो कि फुल्ली लोडेड बॉम्ब से रहते हैं, लगभग 13,000 किलो का उनके पास पेलोड होता है। प्लस ये 13,000 से ज़्यादा एक एक बॉम्बर के पास में लगभग यूँ समझिए कि 2 पेलोड्स होते हैं। आप अगर B-2 बॉम्बर को देखें तो B-2 बॉम्बर कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ पर एक बॉम्ब आपको दिख जाएगा इस जगह पर, और यहाँ पर एक दूसरा बॉम्ब जो है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो लगभग 2 जो बॉम्ब्स है वो पर जेट कैरी कर रहा था, पर बॉम्बर कैरी कर रहा था, और एक बॉम्ब का वेट था 13,000 किलो। तो लगभग यूँ समझ लीजिए कि 26,000 किलो एक का वजन जो है वो एक बॉम्बर उठाकर यहाँ पर चल रहा था। अब 7 B-2 बॉम्बर्स जो होते हैं वो यहाँ पर ईस्ट की तरफ निकलते हैं। ठीक है, 7 B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो वेस्ट की तरफ एज अ डीकॉय निकलते हैं, सिर्फ रशिया और चाइना की इंटेलिजेंस जो है उन्हें चकमा देने के लिए, और 7 जो है वो ईस्ट की तरफ निकलते हैं। अब होता ही है कि जैसे ये 7 वेस्ट की तरफ निकलते हैं, ये हाई फ्लाई करते हैं और काफ़ी ऐसा परफॉर्म करते हैं कि रेडार के अंदर ये जो पूरा फ्लीट है वो दिख जाए। जैसे ये फ्लीट पैसिफिक ओशन क्रॉस करता है और ये थोड़ा सा आगे आता है, इन दोनों देशों के जो रडार्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और इसके बाद ये जो दोनों देशों की इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं ईरान को अलर्ट पे डाल देती है, ईरान को अलर्ट कर देती है। ठीक है, तो अब ईरान जो है वो सुबह से यहाँ से यूं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो पूरा फ्लीट है ये आएगा, और ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी, खैर ये जो फ्लीट था ये इसका फिक्स भी था कि 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इन तीनों पर बॉम्ब ये यहाँ पर करेंगे। लेकिन इस लेवल पर करेंगे ये ईरान ने नहीं सोचा था। अब होता ही है कि इस फ्लीट पर ईरान अपनी पूरी नज़र टिकाए बैठा रहता है। इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो भी कहीं ना कहीं इस फ्लीट को काउंटर करने के लिए ही तैनात हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि ये फ्लीट फ्लीट जो होता है, जो कि एक डीकॉय फ्लीट होता है, डीकॉय यानी कि एक नकली फ्लीट, ये बताने के लिए कि ये फ्लीट बॉम्ब गिराएगा, लेकिन इनके अंदर बॉम्ब नहीं होते हैं। ये फ्लीट बहुत हाई फ्लाई करता है और काफ़ी स्लोली उड़ता है। अब ये जब स्लो उड़ते हैं तब यूएसए और रशिया ये और भी कंफर्म हो जाते हैं इस बात को लेकर कि ये स्लो उड़ रहे हैं, ज़रूर इनके पास में पेलोड होगा। अब रशिया और चाइना इस बात से भी कहीं ना कहीं अवगत रहते हैं कि भाई यूएसए कहीं ना कहीं पैसिफिक फ्लीट जो है उसका इस्तेमाल करेगा। ये भी हो सकता है कि यहाँ से वो उड़े और उसके बाद हवाई के अंदर जो एयर बेस है यहाँ पर लैंड करे, उसके बाद फिर गुआम के अंदर एयर बेस जो है यहाँ पर लैंड करे, और फिर उसके बाद डिएगो गार्सिया पर यहाँ पर लैंड करेगा, और फिर उसके बाद ये सीधा ईरान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से उड़ के ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये जो फ्लीट है कहीं ना कहीं इस तरीके से इसका एक्सपेक्टेशन जो है वो रशिया यहाँ पर कर रहा था। ठीक है, क्योंकि पूरा जो ये एरिया है यहाँ पर मल्टीपल यूएसए के एयर बेसेस हैं, और उसके बाद मिड एयर रिफ्यूलिंग के पास के लिए यूएसए के पास प्रॉपर संसाधन भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तब होता ये है कि ये जो फ्लीट है इसके ऊपर टोटल नज़र जो होती है वो हाई फ्लाई करते हुए एकदम स्लो स्पीड के अंदर यहाँ पर उड़ते हैं। अब उसके बाद एक ईस्टर्न फ्लीट जो है वो यहाँ से टेक ऑफ करता है, वो साइमल्टेनियसली यहाँ पे उड़ता है स्पेशली
अटलांटिक के अंदर वो काफ़ी लो फ्लाई करके चलता है। लो फ्लाई जब एक प्लेन करके चलता है तब वो कहीं ना कहीं रडार के अंदर आपको नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो जब लो फ्लाई करके ये जो प्लेन है वो यहाँ पर उड़ते हैं और प्रॉपर जितने भी सब रडार सिस्टम्स है दूसरे देशों के भी, इंक्लूडिंग जो टुनीशिया, मोरक्को या अल्जीरिया, ये यहाँ के जितने भी रडार सिस्टम्स है इनको चकमा देते हुए मेडिटरेनियन सी से और मल्टीपल लेवल पर मिड एयर रिफ्यूलिंग करते हुए ये जो B2 बॉम्बर्स का फ्लीट है ये यहाँ पर रुकता है। यानी कि ये कहीं भी नहीं रुकते। लगभग ये जो फ्लाइट थी इनकी आप यूएसए से लेकर ईरान की देखो तो टोटल 18 घंटे की फ्लाइट होती है। अब क्या होता है कि मल्टीपल एयर रिफ्यूलिंग के थ्रू ये यहाँ पर चलते हैं, एक टोटल 18 घंटे की टोटल फ्लाइट होती है। और उसके बाद ये होता है कि 18 घंटे बाद, यानी कि लगभग आप समझिए कि 12 साढ़े 12 बजे का टाइम रहता है। साढ़े 12 बजे तक ये जो फ्लीट है ये आपको मिडिल ईस्ट की बॉर्डर जो होगी, है ना, बॉर्डर स्पेशली सीरियन बॉर्डर, यहाँ पे से निकलता हुआ ये फ्लीट जो है वो दिखा। यानी कि इस फ्लीट ने सिर्फ दो देशों की बॉर्डर्स पर दो देशों का एयर स्पेस यूज़ किया, एक तो सीरिया, दूसरा इराक। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ये सीरियन एयर स्पेस में घुसता है ये फ्लीट और यहाँ से इसको कुछ F-35 F-22 रैप्टर्स ये एस्कॉर्ट करने या फिर कह सकते हैं कि ये इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो टोटल जो फ्लीट है उसके अंदर अब की डेट में 7 B2 बॉम्बर्स हैं और कुछ 4 जो डॉग फाइट के लिए एयरक्राफ्ट्स यहाँ पर है। इसके अंदर F-32 F-35 और F-22 रैप्टर्स का एक फ्लीट और इन्हें ज्वाइन कर लेता है। तो एक पूरा अटैक पैकेज यहाँ पर बन जाता है। बॉम्ब गिराने के लिए इनके पास बॉम्बर्स हैं और उसके बाद डॉग फाइट की अगर सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए फाइटर जेट्स तैयार इनके हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो फ्लीट यहाँ पर निकला था ये काफ़ी धीरे चल रहे थे और काफ़ी हाई फ्लाई कर रहे थे जिससे ये रडार के अंदर पकड़ में आ जाए। ये फ्लीट क्या करता है, ये कहीं नहीं रुकता है, मिड एयर रिफ्यूलिंग करते करते ये इनके गुआम एयरबेस पर यहाँ पर लैंड कर जाता है। अब एज पर प्लान रशिया और चाइना यही समझ रहे थे कि ये जो गुआम एयरबेस से यहाँ पर या तो ये बॉम्ब्स अपलोड करेंगे, इन पर चढ़ाएंगे, या फिर ये रिफ्यूलिंग करते हुए सीधा डिएगो गार्सिया पर जाएंगे। ठीक है, अब गुआम एयरबेस पर जब ये फ्लीट उतरता है तो ये काफ़ी टाइम लगा देता है। ठीक है, इतने ये जो फ्लीट है ये बिना कहीं रुके सीरियन बॉर्डर के अंदर यहाँ पर एंटर कर जाता है। अब जैसे ही 12 साढ़े 12 बजे यानी कि टोटल 18 घंटे बाद सुबह 8:30 बजे लगभग ये फ्लीट उड़ा और 12 बजे ईरान के रात की 12 बजे ये फ्लीट सीरियन बॉर्डर के अंदर एंटर कर गया। अब जैसे ही 12 बजती है, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होता है, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर यूएसए की कुछ सबमरीन्स, कुछ न्यूक्लियर सबमरीन्स यहाँ पर आती है और यहाँ पर इस्फहान आप देखोगे इनकी जो यहाँ पर न्यूक्लियर साइट है जो कि एक दिखी दिखी न्यूक्लियर साइट थी, वहाँ पर बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि लगभग 12:30 बजे का टाइम होता है और इन टोमाहॉक मिसाइल से, जो कि आप देखोगे टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स का एक पूरा पैकेज जो है वो यहाँ पर ईरान के इस्फहान पर छोड़ा जाता है। अब होता ये है कि B2 बॉम्बर्स का जो फ्लीट है वो भी गुआम पर है, ईरान उसके ऊपर पूरा नज़र रखे हुए है। अचानक से इस्फहान पर ईरान के हमला होता है और ईरान की जो इंटेलिजेंस होती है वो इससे पूरी तरीके से इस सिचुएशन को ग्रैस्प नहीं कर पाती। यानी कि इन्हें ये लगता है कि ये बॉम्बर्स का फ्लीट हम पे हमला करेगा जो कि अभी गुआम में है, लेकिन ये जो मिसाइल्स थे, लेकिन यूएसए ने ये सबमरीन से यहाँ पर हमला कर दिया है जो कि गल्फ ऑफ ओमान के अंदर स्टेशन है। अब घंटे भर तक ईरान जो है वो इस सिचुएशन को समझने में लग जाता है और कहीं ना कहीं उसका जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस फ्लीट से मतलब कोई यानी कि एक तरीके से ये पूरा जो ईरान का फोकस है वो इन मिसाइल्स के ऊपर अब आ जाता है। ठीक है, तो पहले सिर्फ इस फ्लीट पर था और दूसरी बार जब अटैक हुआ तब ये जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है और पूरा जो इनका डिफेंस सिस्टम है वो मिसाइल्स के ऊपर आ गया, मतलब मिसाइल्स को काउंटर करने में व्यस्त हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, लगभग 2:10 पर ये जो पूरा फ्लीट है ये सीरियन एयर स्पेस क्रॉस करके, इराकी एयर स्पेस क्रॉस करके यहाँ से ईरानियन एयर स्पेस के अंदर एंटर करता है लगभग 2:10 में। अब 2 जैसे ही 37 होते हैं, 10 से 15 मिनट तक ये जो फ्लीट है ये फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर पहुंच जाता है और 2:25 पर 15 मिनट में ये जो फ्लीट है टोटल ये फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर पहुंच जाता है और 2:25 पर 12 बॉम्ब्स का पैकेज ये यहाँ पर गिरा देता है। यानी कि टोटल 7 B2 बॉम्बर्स में 14 बॉम्ब्स थे जिसमें से 6 B2 बॉम्बर्स जो हैं
वो पूरी जो फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उस पर यूएसए खाली कर देता है। ठीक है, अब ये जो बॉम्ब बॉम्ब के बारे में अगर मैं आपको कुछ बात करूं तो ये कुछ इस तरीके का आपको बॉम्ब दिखेगा। इस बॉम्ब का वजन जो है वो 13,000 किलो रहता है एक बॉम्ब का, और एक बॉम्ब अपने अंदर लगभग 2400 किलो का जो पेलोड है वो लेके चलता है, यानी कि एक बॉम्ब के अंदर 2400 किलो के एक्सप्लोजिव होते हैं। अब ये जो बॉम्बर है आपको किस तरीके से काम करता हुआ दिखेगा। ये बॉम्बर सबसे पहले क्या करता है कि जमीन के अंदर घुसता है और एक बड़ा छेद वो मतलब बहुत 50,000 फीट से लगभग जो ये बॉम्बर है B2 बॉम्बर इसे ज़मीन के नीचे छोड़ता है, और 5 मीटर की टोटल इसकी एक्यूरेसी होती है। अब इसके बाद क्या करता है कि ये बॉम्बर जैसे ही छूटता है नीचे और ग्लाइड करता हुआ ये बॉम्ब जो है वो जाता है, और 5 मीटर की एक्यूरेसी पे, यानी कि जीपीएस में जहाँ लोकेशन पिन पॉइंट या लोकेशन फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेव करी तो 5 मीटर इधर या उधर ये बॉम्ब गिर जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है वो इस लोकेशन पर ही यहाँ पर आपको गिरता हुआ दिखेगा। तो ये जो बॉम्बर है ये अपना पेलोड गिराते हैं, पूरी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी होती है उसके ऊपर लगभग 12 बॉम्ब्स फोर्डो के अंदर गिरते हैं। पूरी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी होती है, अब सैटेलाइट से ये कंफर्म कर लेता है यूएस कि हाँ बॉम्ब्स जो है वो ड्रॉप हो चुके हैं, और जो गेट्स है ना, यानी कि जो अंडरग्राउंड गेट्स है वहाँ तक धुआं आ गया, यानी कि इस बात की ये कंफर्मेशन है कि बॉम्ब जो है वो अंदर तक चले गए, जिससे इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि इनके दरवाजे जो है वो तक फट गए वहाँ पे साइड में। ठीक है, तो ये बात कहीं ना कहीं यूएसए पता कर लेता है। अब इसके बाद एक जो B2 बॉम्बर होता है इन 6 B2 बॉम्बर की फ्लीट में से, वो नतान्स के ऊपर अपना बॉम्ब जो है वो गिराता है। 2 बॉम्ब्स जो है वो नतान्स के ऊपर गिरते हैं यहाँ पर, और फिर इसके बाद ये जो B2 बॉम्बर्स का फ्लीट है ये यहाँ से पलट जाता है, यानी कि लगभग 2:25 पर इन्होंने बॉम्ब गिरा है, 2:37 पर नतान्स पर बॉम्ब गिरे, और नतान्स पर जैसे बॉम्ब गिरे इसके बाद ये बॉम्बर का फ्लीट जो है वो यहाँ पर पलट जाता है, और उसके बाद लगभग यूँ समझिए कि 2:50 तक ये ईरानियन एयर स्पेस को छोड़ देते हैं। तो 2:10 पर ये घुसे, 2:37 तक बॉम्बिंग करी, और उसके बाद 2:50 पर ये यहाँ से बाहर निकल गए। 1 घंटे तक ये जो B2 बॉम्बर्स का फ्लीट है वो यहाँ पर रहा। अब ईरान की पोजीशन इसमें ये थी कि ईरान ये जो सबमरीन से कुछ ही घंटे पहले इस्फहान पर अटैक हुआ था उसको काउंटर करने में यहाँ पर जुटा हुआ था, और अचानक से ये जो बॉम्बर्स का फ्लीट है वो फोर्डो और नतान्स पर भी बमबारी करके यहाँ से बाहर निकल जाता है। और उसके बाद ये जो फ्लीट है इसको टोटल एस्कॉर्ट मिलता है, और जैसे ये मिडिल ईस्ट सीरियन बॉर्डर छोड़ता है और फिर यहाँ से होता हुआ ये सीधा वापस से सुबह, मतलब समझ लीजिए कि अगले दिन सुबह या अगले दिन दोपहर में या शाम तक ये बॉम्बर वापस से बॉम्बर्स जो है वापस से वाइट मैन एयरफोर्स बेस पर आ जाते हैं। तो यूएसए ने काफ़ी टेक्निक से कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम कि ये जो मिशन था इसको अंजाम दिया। स्टार्टिंग में इन्होंने डीकॉयज उड़ाए जिससे रशिया और चाइना के इंटेलिजेंस सिस्टम यहाँ पर इनका जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो इन पर डाइवर्ट हो गया। यहाँ तक कि जो मेन बॉम्बर्स थे वो इन्होंने अटलांटिक रूट से उड़ाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो इंटेलिजेंस सिस्टम्स है और जो रडार्स है वो काफ़ी ब्लॉक हो गए, टोटल इनकी ट्रैकिंग में लग गए, और वो ये देख नहीं पाए कि जो असली बॉम्बर्स थे वो यहाँ से जा रहे थे। तो लगभग आप समझिए कि 37 आवर्स का लगभग 37 घंटे का ये जो ऑपरेशन है ये यूएसए ने इतनी चालाकी से बिना किसी की नज़र में आके यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। खैर इसका जो सबसे बड़ा मेन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मेन श्रेय जो है वो इन बॉम्बर्स को जाता है, जिन्होंने अपनी इनकी जो मेन टेक्निक है वो है कि हाई फ्लाई ये कर सकते हैं। उसके बाद इनका जो वज़न है इनके वज़न के बराबर ये पेलोड उठाकर रख सकते हैं अपने में, या उनके वज़न से ज़्यादा ही जो पेलोड है वो ये उठाकर रख सकते हैं। और उसके बाद स्ट्रेल्थ कैपेबिलिटीज़ बॉम्बर की, ये बॉम्बर रेडार पर काफ़ी छोटा दिखता है। आप ये समझिए कि एक कोई पक्षी आता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा रेडार के अंदर। काफ़ी पावरफुल रेडार्स जो हैं वो भी इस बॉम्बर को कहीं ना कभी पकड़ नहीं पाते हैं। स्पेशली खाली फ्रांस का एक रेडार आप छोड़ दो तो बाकी के जो रेडार्स है वो इसे पकड़ नहीं पाते हैं। रशियंस के पास भी खैर ऐसा एक रेडार है, लेकिन आप ये समझिएगा कि कैसे यूएसए ने इन इंटेलिजेंस सिस्टम्स को चकमा दे दिया। ये जो ऑपरेशन है ये काफ़ी सफल रहा, और कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि इस ऑपरेशन ने यूएसए के मिलिट्री माइट को बता दिया कि यूएसए इज़ वन ऑफ द पावरफुल, या फिर कह सकते हैं कि आज भी इस लेवल के ऑपरेशंस को करने में यूएसए ही
सक्षम है और कोई देश इस लेवल का ऑपरेशन यहाँ पर नहीं कर सकता। अब ये बॉम्बर्स ने जो काम किया या फिर इस ऑपरेशन, ये जो मिडनाइट हैमर था, इसने कहीं ना कहीं ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कई साल पीछे कर दिया। आप ये भी चीज़ नोटिस करोगे कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है वो भी इसके अंदर कहीं ना कहीं मरे होंगे। ईरान की जो गवर्नमेंट है उनके भी बहुत सारे ऑफिशियल्स इसके अंदर गए होंगे और यूरेनियम का भी बहुत बार कहीं ना कहीं डैमेज हुआ होगा। अब इनरिच्ड यूरेनियम जो होता है वो इसके अंदर अगर डैमेज हो जाता है तो फिर बाकी का बाद में यूरेनियम इनरिचमेंट करना उसमें बहुत टाइम लग जाता है। यानी कि 400 किलो यूरेनियम यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईरान का यहाँ पर तबाह हो चुका है। सो आई थिंक, और उसके बाद इनरिचमेंट फैसिलिटी जो है जो कि बहुत कॉस्टली होती है और बहुत टाइम लगता है जिसे बनने में, वो फैसिलिटी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब या फिर डैमेज हो चुकी है। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि यूएसए का ये जो मिलिट्री माइट है ये इस ऑपरेशन के अंदर दिखा, जहाँ पर रशिया और चाइना की इंटेलिजेंस को इन्होंने कहीं ना कहीं चकमा दे दिया। सो दैट्स इट ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। थैंक यू सो मच।